नमस्कार दोस्तों, AIPCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो यह है मंडल कमीशन के 30 वर्ष और ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना और कहां। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय एडवोकेट सुरेंद्र रोहिला जी, जो ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय रिटायर्ड DSP KR कश्यप जी, जो ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा से हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय RK शर्मा धीमान जी, जो विश्वकर्मा महासभा के संस्थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के आप जो है कार्यकारी सदस्य भी हैं। और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन एक राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा संगठन है जिसके आप सम्मानित सदस्य हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय एडवोकेट सुरेंद्र रोहिला जी को। सर, आज का जो विषय है मंडल कमीशन के 30 वर्ष और ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना और कहां, इस विषय पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन भरे हुए दिल से बधाई दे रहा हूं कि मंडल कमीशन आज के दिन लागू हुआ। जी, खुशी जो होनी चाहिए थी वो आज हमारे दिलों में है नहीं। मंडल कमीशन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद ना कांग्रेस ने हमारी सुध ली, ना भाजपा ने हमारी सुध ली। ये सभी सरकारें कभी भी मंडल कमीशन को पूरी तरह से लागू कर ही नहीं पाई। आज भी आप हालात देखिए कि किसी स्टेट में 6% आरक्षण है, किसी में मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश में 11% आरक्षण है, और अभी कमलनाथ सरकार ने उसको 27 कर दिया। तो फिर से वो दूसरी पार्टी कोर्ट में चली गई और उन्होंने उसको वापस 11% कर दिया। और जो ये 11% में किया गया है वहां पर, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो भी पूरी तरह से लागू नहीं है। आप हरियाणा की बात लीजिए, जहाँ पे 27% है, लेकिन अगर आप नौकरियों की बात करें तो वो सिर्फ 4-5% ही अभी तक बैकवर्ड क्लास नौकरियों में आ पाई है। 55% नौकरियां तो हमारा एक ही वर्ग लूट करके बैठा हुआ है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसी की नौकरियां होती है। ये हालात है। तो संविधान को कोई मंडल कमीशन को लागू कोई सरकार नहीं कर रही, सिर्फ लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। अभी भाजपा सरकार की ले लो, ये बिल्कुल भी पिछड़े वर्ग के हक में नहीं है। इन्होंने जितने पिछड़े वर्ग के आदमी खड़े कर रखे हैं, चाहे वो उमा भारती है, चाहे वो शिवराज सिंह जी हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए है पिछड़े वर्ग के। असल में ये ना पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, ना डिमांड उठाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये बात आपने अच्छी कही है कि न तो ये पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। साथियों, ये जो आज का विषय है मंडल कमीशन के 30 वर्ष, इस पर आदरणीय रोहिला जी ने जो बात रखी है, आपका कहना है कि जो है जितनी भी सरकारें आई है उन्होंने हमारे इस बैकवर्ड क्लास की कभी सुध नहीं लिया। और साथ ही साथ जो है ये भी देखा गया है कि जो है जितनी भी सरकारें आती हैं वो अपने मनमाने ढंग से काम करती है, मगर ओबीसी के हित में कोई काम नहीं करती। साथियों, मैं इस विषय पर चर्चा करने से पहले और सवाल पूछने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। साथियों, 26 जुलाई 1902 को जब छत्रपति साहू जी ने अपने शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया था, और उस प्रतिनिधित्व को जो है उस समय जो है 99% जो है ब्राह्मण लोग उनके शासन में थे, और 50% का प्रतिनिधित्व उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए दिया था। तो 1902 और 2002, तो इस तरह से 100 साल हो गए हैं। और 2 से लेकर के आज 20 है, लगभग इसको 20 मान लीजिए, 120 वर्षों में जो है भी इसका ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है शासन में, प्रशासन में, धनदौलत, नौकरी, रोजी रोजगार में, आज भी जो है नगण्य के बराबर है। लगभग आज भी उच्च जातियों का कब्जा उन सभी सीटों पर है। तो इस विषय पर चर्चा करना नितांत आवश्यक था, क्योंकि मंडल कमीशन में संविधान लागू होने के लगभग 40 साल बाद जो है 90 में मंडल कमीशन लागू हुआ था, 7 अगस्त 1990 को। और 1990 से आज 7 अगस्त 2020 तक लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं पूरे। और इस 30 वर्षों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग जो है वही का वही दिखाई देता जहां पहले था। तो मैं अब इस बातचीत के क्रम में चलना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर वरदानी प्रजापति जी,
जो अति पिछड़ा समाज महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लखनऊ से, आदरणीय वरदानी प्रजापति। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम लोग अभी ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसके इतिहास को तरफ ले जाना चाहूंगा आपको। तो ये आरक्षण है, समता समानता की जो बात है, आज से करीब 2600 साल पहले शुरू हुआ था। ये कोई 100 साल पहले का नहीं है। उस समय मकरी गोपाल ने जो है सामाजिक और आर्थिक समानता की बात की थी। फिर 1882 में महात्मा ज्योतिराव फूले ने आयोग के सामने जो है शैक्षिक और नौकरियों में आरक्षण की बात करी, और सबसे पहले आरक्षण को देने वाले 3 राज्य थे, त्रावणकोर, मैसूर और ये छत्रपति साहू जी महाराज का। इनमें से तीनों जो है ओबीसी कम्युनिटी के राजा थे, जिन्होंने जो है उसमें से एक कुमार समाज के थे, एक कुर्मी समाज के थे, एक और भी जो त्रावणकोर के राजा थे वो भी जो है ओबीसी समाज के थे। ये सब चलते चलते जो है 1885 में मद्रास स्टेट जो है इसको अपनी जो संवैधानिक जो है वहां पर आरक्षण जो है 1885 में शुरू किया था, और इन्होंने शिक्षा पर जो है ग्रांट के रूप में शुरू किया था। फिर 1821 में जो है मद्रास असेंबली ने गैर ब्राह्मणों के लिए सबसे पहले आरक्षण दिया। इसके बाद 1821 में मद्रास असेंबली में ही दिया गया था, और 1828 में जो है हमारे महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक कमेटी बना करके आरक्षण दिया, और 1835 में इसकी शुरुआत ऐसे हुई, अधिनियम बना करके जो है जो अनुसूचित जाति है उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और धीरे धीरे जो है हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया तो 1953 को एक आयोग का गठन किया गया, काका कालेलकर आयोग के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने जो है 54 में रिपोर्ट, परंतु इस आयोग में बहुत बड़ी कमियां थी। एक तो इन्होंने जो डाटा एकत्र किया था वो डाटा जो शिक्षा के लिए डाटा एकत्र किया गया था उसी का उन्होंने इस्तेमाल किया था। दूसरा, इस आयोग में आपसी द्वंद्व था, और जो तीसरी बात थी कि काका कालेलकर की एक अलग से चिट्ठी दी थी, बहुत कंट्रोवर्सी चिट्ठी थी, और उन्होंने कहा कि मुझे आयोग के शेष सदस्यों ने जो है प्रेरित किया कि मैं जो है उसमें दस्तखत कर दूं, और मैं ये अलग से चिट्ठी लिखा हूं। और उस चिट्ठी में उन्होंने बड़ा साफ तरीके से लिख दिया था कि मैं जाति आरक्षण के विरोध हूँ। इस तरीके से वो तो दफन हो गया जो है काका कालेलकर की रिपोर्ट। वैसे भी वो रिपोर्ट कोर्ट में जाती तो इस लायक नहीं थी कि कोर्ट जो है वो आती। तब जब जनता सरकार बनी जो है इस सरकार में मोरारजी देसाई के समय में एक मंडल आयोग का जो है गठन किया गया, और इस आयोग ने बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश में सर्वे करके, लोगों से प्रश्न पूछ करके, और एक अपनी रिपोर्ट 2 साल के अंदर 1980 में ही जो है दे दी। परंतु बड़े दुख की बात है, इतने दिन के बावजूद जो परिणाम होना चाहिए था, इस समय इस आयोग ने रिपोर्ट दी थी, उस समय हमारे जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं केवल क्लास 1 में 4% लोग थे, क्लास 2 में 10% लोग थे, और क्लास 3 में 24%। आज हम बहुत आ पाए हैं। आज हमारे वो 13% हमारे लोग जो है क्लास 1 में हैं, 14% क्लास 2 में हैं, और 22% क्लास 3 और क्लास 4 के एम्प्लॉय हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के अगर क्लास 4 और 3 को भी हम मिला देते हैं तो 21.5 आरक्षण पर हम लोग जो है अभी तक पहुंच पाए हैं, और अभी भी बहुत बड़ा गैप है। और विशेषकर ये जो गैप है ये हमारा श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के मामले में गैप है। तो ये जो आरक्षण है, इस आरक्षण में कई विवादित मुद्दे हैं, जैसे अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 46, इनमें विवाद है। मेरिट और योग्यता और समानता माना जाए, इसमें विवाद चल रहा है। कास्ट ऑफ सिटीजन्स,
एंड क्लास ऑफ सिटीजन, इसका विवाद भी जो है रहता है। सामाजिक, शैक्षणिक बनाम आर्थिक, ये अभी अभी जो है 1 साल पहले विवाद उठाया गया, बहुत लंबा विवाद है। और हमारे ज्यादातर हर स्टेट में जो है जो ओबीसी के केस जाते हैं कोर्ट में, वो फेल हो जाते हैं, उनको जो है स्वीकार नहीं करता हमारा जो है न्याय। कारण उसका कारण ये रहता है पर्याप्त साक्ष्य, हमारे जो नेतृत्व है राज्यों पर्याप्त साक्ष्य के साथ जो है उनको प्रस्तुत नहीं करता। और इसका उदाहरण जैसे कि प्रमोशन में जो आरक्षण था उसको जो है कोर्ट ने इसलिए जो नहीं माना क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही जो है 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने बिना साक्ष्य के जो है उन चीजों को जो है रख दिया था, और वो लिहाजा कोर्ट में जो है टर्न डाउन हुआ। मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो है बिना कुछ परीक्षण किए उसको जो है लागू कर दिया। तो ये हमारे नेतृत्व की कमी है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल है उसकी भी कमी है। हम आरक्षण के जो है तो बन गए, का क्रियान्वयन सबसे बड़ी समस्या है। परिणाम बहुत बड़ा जो है नहीं आ पा रहा है। उदाहरण मैं यहाँ पर बस 30 सेकंड के अंदर दूंगा। जैसे कुछ वर्ष मेडिकल में जो है रिजर्वेशन के नियम जो के थे केवल उन्होंने को बदल दिया। पहले सामान्य का जो है परंतु इस पर सरकार ने क्या किया, एक अधिकारी ने क्रम को बदल दिया। उन्होंने कहा पहले रिजर्व कोटे का जो है काउंसलिंग और ओबीसी की काउंसलिंग हुई, तो अच्छे मेरिट के लड़के थे हमारे जो सामान्य में जा सकते थे, उन्होंने मजबूरीवश कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, उन्होंने एडमिशन जो है ले लिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम 27% पर ही जो है अटक के रह गए। यही हालत इस अनुसूचित जाति की है। तो अब एक तरीके से जिनकी आबादी 20% है उनका आरक्षण 50% से अधिक हो रहा है, और जिनकी आबादी 85% है उनका आरक्षण 50 से नीचे जो है। तो ये छोटी छोटी तमाम बातें हैं। जैसे IIT के चांस कम कर दिए, वो चांस पहले जो है ज्यादा चांस थे, अब केवल 2 चांस कर दिए इंटरमीडिएट के बाद। इसका आरक्षण के पर जो क्रियान्वयन है उस पर असर पड़ा। इसी तरीके से मेडिकल के चांस कम करने से उसका असर पड़ा। तो जो क्रियान्वयन है, नियम तो अपनी जगह है परंतु क्रियान्वयन भी जो है गलत तरीके से हो रहा है, और इसकी वजह से जो ओबीसी लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी जो है एक समस्या आ रही है, क्योंकि क्रियान्वयन करने वाली है जो है अलग है और न्यायपालिका उसमें नहीं सुनती है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार से ही किया था, विशेषकर जो है पिछले सालों जो हमारा लोक सेवा आयोग है उन्होंने और विभागों ने जो है कुछ नौकरियां निकाली थी जिसमें ओबीसी की मेरिट ज्यादा थी और सामान्य की मेरिट कम थी। जब इसका पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया है कि हमने अलग अलग कैटेगरी से 1 और 8 के अनुपात में लोगों को बुला लिया और फिर जो है इंटरव्यू लिया। ये एक तरीके से बहुत बड़ा पक्षपात है। एक तो पक्षपात ये है कि अगर मेरी मेरिट सामान्य से ऊपर है तो नैसर्गिक न्याय के तहत मुझे जबरदस्ती जो है पीछे जो है फेंक दिया जाता है हमारे ओबीसी के लोगों को। ये नैसर्गिक न्याय का अनुपालन हमारी सरकार नहीं कर रही, न्यायपालिका भी इसमें जो है दोषी है। इसके अलावा आपने पहचान लिया चयन बोर्ड ने कि मैं ओबीसी का हूँ, तो मुझे जानबूझ करके कम नंबर दिए जाएंगे कि मैं सामान्य की सूची में जो है ना पहुंच जाऊं। ये भी एक जो है क्रियान्वयन में गड़बड़ी है। और हमारा जो ओबीसी समाज है वो बिल्कुल चुप है, उसके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इन गहराइयों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो केवल नियमों की बात, क्रियान्वयन भी गड़बड़ है और इस वजह से इसका रिजल्ट बहुत गड़बड़ है। हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं ओबीसी आरक्षण। और सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है ओबीसी में भी जो है अति जो पिछड़ा है समाज, उसकी बहुत ही स्थिति खराब है। अभी उत्तर प्रदेश में जो है ओबीसी के मुख्यमंत्री जो हमारा मोस्ट बैकवर्ड है उसका कोई मुख्यमंत्री अब तक नहीं बन पाया, कैबिनेट मिनिस्टर भी कोई नहीं
पाया। अगर कोई कैबिनेट मंत्री एक आध बने भी हैं तो पता लगा वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे जो है पार्टी रहती है, जबकि उनकी आबादी 42% है, परंतु उनकी हिस्सेदारी मुश्किल से 6% है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पिछड़े समाजों के साथ जो है सबसे ज्यादा इस समय आरक्षण में अगर कोई भुक्तभोगी है तो वो देश का अति पिछड़ा समाज। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। आपका कहना है कि जो बहुसंख्यक आबादी वाला जो है ये पिछड़ा वर्ग है, आज ये बहुत विकट परिस्थिति में जी रहा है। साथियों, जो है ये आरक्षण की जो व्यवस्था है वो संविधान में उनकी आबादी के हिसाब से व्यवस्था की गई है। जैसे शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण संविधान लागू होने से ही मिल रहा है। साथियों, शेड्यूल कास्ट की आबादी 15% है और शेड्यूल ट्राइब की आबादी जो है 7.5% है। और इस तरह से जो है उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही है ऑल इंडिया बेसिस पर। मगर जो है ओबीसी की आबादी 52.5% मंडल कमीशन बताई, उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी एक तो मंडल कमीशन के समय नहीं मिल पाई, 27% आरक्षण मिला। और ऊपर से जो है ये बताया जाता, अभी प्रजापति जी ने इस पर डिस्कस किया कि जो एक तो क्रियान्वयन में गड़बड़ है, उसके कार्यकारी जो लोग बैठे हुए हैं, जो उसको अधिशासी लोग हैं जो उसको लागू करना चाहते हैं, उनकी मंशा गड़बड़ है। न्यायपालिका भी उस तरह से एक दोहरा व्यवहार करती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं 30 साल के मंडल कमीशन के सफर में कुल मिलाकर के प्रजापति जी का निष्कर्ष ये है कि ओबीसी आज भी सामाजिक न्याय से वंचित है। इस बातचीत के इस क्रम में मैं चलना चाहता हूँ आदरणीय KR कश्यप जी, जो रिटायर्ड DSP साहब हैं और ओबीसी ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ सर, इस विषय पर आप अपनी बात रखें। मैं अभी उनका माइक। जी सर। समाज जो अति पिछड़ा ज्यादा है जी, अभी तक सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित है। उसका मेन कारण क्या है जी, तो हमारा क्लास 1 और क्लास 2 जी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जी जी। और अगर हरियाणा स्टेट की बात की जाए तो हरियाणा में तो मात्र 1% में। जी जी जी। और जो क्लास 3 और 4 है इसमें भी हम 11 और 11.5% के आसपास। जी जी। तो ये जो असमानता है जी, इसकी भरपाई क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, विशेषकर हरियाणा में आज तक कोई भी पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री नहीं रहा। और कैबिनेट का भी कोई जो आते हैं, कोई एक आध वो जैसे कहते हैं कि जिसकी सरकार उसी के वो गीत गाते हैं और अपने समाज को भूल जाते हैं। जी। इसी कारण हमारा जो हिस्सा है वो पूरा नहीं होता है। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात बताई कि जो है जो हमारे समाज के जो जागरूक और इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो इतने अवेयर नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए था। और आज भी ओबीसी के लोग जो है इतने चेते नहीं हैं जो अपना हक अधिकार ले सके, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 15(4), 16(4) और 340 में जो व्यवस्था की गई है वो इनको सामाजिक न्याय दिलवाने के लिए है। लेकिन फिर भी जो है ये जागरूकता के अभाव में ये अपना अधिकार ले नहीं पाए। साथियों, यहाँ एक बात का जिक्र करना बड़ा जरूरी है कि जैसे आरक्षण की व्यवस्था का जो आरक्षण का जो बेनिफिशियरी है, जिसे इसका लाभ लेना है, उन्होंने जागरूक होकर के इसके होने वाले लाभ को नहीं समझा। मगर जिन लोगों ने हिस्सा आजकल दबा रखा है, जो इस हिस्से पे काबिज होकर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हिस्से, उनके अंदर से हिस्सा ना छूट जाए तो उसे बचाने के लिए जो है वो लगातार प्रयास कर रहे। और जो वो इतने सावधान हो गए जो है अगर ओबीसी जागरूक हो गया और अपने हिस्सेदारी के लिए जबरदस्त आंदोलन अगर करता है तो नुकसान उनका होगा। तो वो अपने होने वाले नुकसान को समझ करके वो जागरूक हो गए और ओबीसी के अंदर बंटवारा से लेकर के तमाम तरह से, कभी ओबीसी को हिंदू बनाते हैं, कभी ओबीसी को मुसलमानों के साथ भिड़ाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे कराते हैं, बहुत सारी गतिविधियों में उसको लगा देते हैं, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते हैं उनकी शक्ति को। तो ये षड्यंत्र उनका रहता है। इसी बातचीत की कड़ी में मैं जो है चलना चाहता हूँ। जो विश्वकर्मा महासभा के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं आदरणीय RK शर्मा जी, और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि जो
हमारी जो जातियां हैं, जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, और ये कई समूचा पिछड़ा वर्ग आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। मंडल कमीशन के 30 वर्ष पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपका जो है इस विषय पर क्या कहना है आदरणीय आर के शर्मा जी? माइक अपना खोल लीजिए, माइक बंद है आपका, आप छोड़ दीजिए, मैं खोलता हूँ। माइक शर्मा जी माइक खोलिए अपना, तो अपनी तरफ से टच करके इसके पर लाल पर अपना माइक खोलिए। जी जी प्रोफेसर साहब आपका निवेदन है कि जी तो आप माइक खुला हर एक को थोड़ा समय दें, हर बार समय दें, ताकि चर्चा जो है ना जी जी चर्चा आएगी, वो रोटेशन में जो है चलेगा। जी 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 हाँ शर्मा जी। शर्मा जी का माइक बंद हो गया है। शर्मा जी अपना माइक खोल लीजिए। शर्मा जी अपना माइक खोल लीजिए, माइक म्यूट है आपका। जी जी शर्मा जी, हेलो जी शर्मा जी, खुला हुआ है जी। और 95 182 94 84। हेलो जी हेलो जी जी सर, जी सर। आज का जो विषय है इस पर मैं आपको आमंत्रित किया हूँ। थोड़ा वॉइस में थोड़ी कमजोरी हो रही है। सवाल ये है कि जो आज का जो मंडल कमीशन के जो 30 वर्ष है, अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ कत्तरम बोलो बस। हाँ वो तो आ गया था, कल सवेरे आ गया था। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आप चर्चा को आगे बढ़ाएं, और जब तक उसका माइक ठीक हो तो फिर आगे बात की जाएगी। चर्चा आगे बढ़ेगी। शर्मा जी, एलबी शर्मा जी, एलबी शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो। जी आज के विषय पर चर्चा करने के लिए एलबी शर्मा जी। जी रोहिला साहब, जी एलबी शर्मा जी भी गए। तो मैं आपको बताऊं प्रोफेसर साहब, हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय तो ये होना चाहिए कि आज तक ये ओबीसी वर्ग, पिछड़ा वर्ग अपने हक लेने में कामयाब क्यों नहीं चर्चा का विषय है, ये क्यों नहीं हो पाया, ये हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विषय होना चाहिए। और इसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने भाषण में और जगह भी, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। जी जी जी। हमारे जो ओबीसी के नेता हैं जी, जो यहाँ से एमपी और एमएलए बन के जाते हैं इक्का दुक्का, वो जाकर के उन पार्टियों की गोद में बैठ जाते हैं और वो कोई काम नहीं करवा पाते। तो उनके पास पिछड़े वर्ग की डिमांड को रखने के लिए भी समय नहीं होता। वो सिर्फ या तो अपना रुपया बटोरने में लगे रहते हैं या चमचागिरी में लगे रहते हैं कि मेरी खिसक जाए। और एक सबसे बड़ा कारण पिछड़ा वर्ग, मैं हरियाणा की बात करूं, 72 बिरादरियों का समूह है जी, और 72 बिरादरियों में ये सभी लोग अपनी अपनी बिरादरी का झंडा उठाए हुए हैं। जी जी। मैं कश्यप, मैं प्रजापति, मैं रोहिला, मैं सैनी, ये सभी अपना अपना झंडा उठाए हुए हैं। कोई भी अगर ये सभी मिलकर ये कहें कि हम ओबीसी समाज के हैं और ओबीसी समाज की संख्या हरियाणा में ही 42% है, तो मेरा ख्याल से कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो ओबीसी से बाहर हो। लेकिन ये जब टिकट मांगने जाते हैं पार्टियों के पास, एक आदमी सैन साहब टिकट मांगने गए कि जी मुझे टिकट चाहिए,
कहते हैं भाई तू टिकट मांगने आ गया, तेरी तो 250 वोट है हल्के के अंदर, जी जी आपको कैसे दे दें। जी अगर वो ये कहे कि मेरी 250 वोट नहीं, मेरी तो जी 75,000 वोट हैं और मैं जी ओबीसी समाज से हूँ, जी तो जी ओबीसी समाज को कोई हिला नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता। जी आज भी आप जी देखिए, एक जी तरफ से कोई जी कश्यप समाज के साथ प्रॉब्लम आती है तो कश्यप जी समाज अकेला खड़ा होकर के लड़ता है। जी पानीपत के अंदर 3 बच्चों का जी मर्डर हुआ, जी सभी जानते हैं कि मर्डर किन लोगों ने किया। जी ना पुलिस काम कर रही है, ना सरकार जी काम कर रही है, जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। जी सड़कों पर जी जब आंदोलन के लिए कश्यप समाज आया तो उनको मारा जी गया, पीटा गया, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। जी जी ये इसका कारण ये है कि हमारा ओबीसी जी समाज बिखरा हुआ है। अगर पूरा समाज जी रहना बंद करने का काम करे, अगर पूरा जी समाज इकट्ठा होकर भारत बंद करने का काम करे, तो सरकार की क्या जी औकात है कि ओबीसी को उसका हक ना मिले। जी 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 ये जी सवाल बिखराव एक ही बात और भी है। जी ये जी बिखराव ही रोहिला है जी, हमारा। हाँ जी जी, रोहिला जी, एक सवाल ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो है कि एक अलग अलग जातियों के संगठन बना करके ओबीसी समाज जो है अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मगर एक हाँ जी, संगठित लड़ाई नहीं हो रही, ओबीसी के रूप में नहीं है। तो हमारा बिल्कुल। एआईबीसीए टीवी का लक्ष्य यही है कि जो पिछड़े वर्ग की विभिन्न जातियां उपजातियां जो अलग अलग खंडों में बटी हुई हैं और बट करके जो है अपनी शक्ति को कमजोर की हुई है, वो एक साथ आए। तो आज की इस परिचर्चा में कई जातियों के लोग हैं ओबीसी के, तो मैं आपसे एक संदेश इस जनता को देना चाहता हूं, क्योंकि आप ओबीसी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कैसे कैसे विभिन्न जातियों उपजातियों की जो संगठन बने हुए हैं, उन उपजातियों के संगठन कैसे एक हो, इस पर आप अपना विचार जारी रखेंगे। जी जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जी ओबीसी की बिरादरी के जो संगठन है, जी अभी जो आप ओबीसी ब्रिगेड की बात कर रहे हैं, हमारी जी ओबीसी ब्रिगेड एक जी बार बहुत ज्यादा सक्रिय हो गई थी, लेकिन जी उसके बाद ये लॉकडाउन से पहले करीब जी 6-8 महीने से तो निष्क्रिय पड़ी है। हमारा जी संगठन 8 प्रदेशों जी के अंदर बन चुका था। जी जी कोई भी ओबीसी समाज का संगठन है, जी जब आपके शहर में, आपके जी राज्य में ओबीसी जी समाज के आदमी पर, उस औरत पर, किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा है, अगर सारे संगठन वहां पर इकट्ठे होकर के जी प्रदर्शन करें, सरकार को जी चेताएं, मीडिया के जी अंदर जाएं, तो मैं जी कहता हूं कि कोई ऐसा काम जी नहीं जो ओबीसी समाज नहीं करवा सकता। जी संगठन के अंदर ही शक्ति है और हमारे जी संगठन ही कमजोर है। हम संख्या जी को कहते हैं हमारी इतनी संख्या, लेकिन आप जी संगठन को तो देखिए, जी 1000 संगठन बने हुए हैं, लेकिन जी वो जी सब अपनी अपनी डफलियां बजा रहे हैं। जी मैं फिर से जी जी दोबारा से पानीपत के उदाहरण देना चाहूंगा कि 3 जी बच्चों की हत्या हुई, कोई छोटी जी बात नहीं है ये। आज जी जी सुशांत बहुत सिंह बढ़िया। राजपूत ने आत्महत्या कर ली, पूरा का जी पूरा जी मीडिया लगा हुआ है, सुशांत सिंह जी राजपूत दिन रात, सुशांत सिंह जी राजपूत के अलावा इनके पास कोई बात ही नहीं है। जी जी हजारों आत्महत्याएं हिंदुस्तान के अंदर रोज होती हैं, लेकिन मीडिया जी को भ्रमित किया जा रहा है, या जी मीडिया भ्रमित कर रहा है जी पब्लिक को। जी 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 बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, जो मीडिया भ्रमित करता है और जो मेन मुद्दे हैं उनको उठाता नहीं, और बैकवर्ड क्लास उनको की बात को तो कभी मंच में लेके जाता ही नहीं, ये तो जी सब लोग बिल्कुल, जानते हैं। जी, और एक ये सवाल और कमजोरी हमारे संगठन की है। जी, एक सवाल और यहाँ पर जो है हम आपसे पूछेंगे, हरियाणा की क्या पोजीशन है? हरियाणा में जो है जो कंडीशन बैकवर्ड क्लास की, बहुत सुनने में आया कि इस 27% आरक्षण के लेकर के बहुत वहां पर गतिरोध होता रहता है, क्योंकि मंडल कमीशन के 30 वर्षों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा के संबंध में आप चर्चा करेंगे तो। देखिए, हरियाणा में 27% आरक्षण तो लागू है, जी लेकिन उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। जब नौकरियां देने का सवाल आता है तो पता नहीं जी किस तरह से ये जनरल लोगों को भर्ती कर लेते हैं, या जी पहले टेम्परेरी भर्ती की जाती है जनरल लोगों की और बाद में उनको पक्का कर दिया जाता है। जी अगर जी आप संख्या जी देखें तो आज 6-7% से ज्यादा नहीं है, और वो जी भी जी क्लास 3 और क्लास 4 में है। जी जी गजटेड ऑफिसर्स हमारे बहुत कम है, टिप्स जी पे आप गिन सकते हैं गजटेड ऑफिसर को। जी 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 बिल्कुल सही ये कहा कि सब संख्या की कमी है। जो सरकारें हरियाणा में आई, उन लोगों ने जी ऐसा काम किया कि ओबीसी को जी हाशिए पर पहुंचाया, और जी उसका जी सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज की, हमारे ओबीसी वर्ग के संगठनों की कमजोरी। कमजोरी कमजोरी। जी जी, थैंक यू सर। शर्मा जी, आर के शर्मा धीमान जी, आर के शर्मा धीमान जी, आर के शर्मा धीमान जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं सर?
हेलो हेलो आर के शर्मा जी, हेलो आपके शर्मा हेलो, से आवाज नहीं आ रही। आवाज मिल नहीं रही। आर के शर्मा जी आवाज आ रही मेरी? जी शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी जी हाँ जी, आप अपनी बात को जारी रखें। जो आज का विषय है जी, हाँ मंडल जी, हाँ कमीशन के बोलिए। 30 वर्ष। जी सर। मंडल कमीशन के जो 30 वर्ष है, और आप दिल्ली में बैठे हुए, विश्वकर्मा महासभा आपकी है, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के आप सदस्य भी हैं, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? सर अभी तक जो भी सरकारों का रहा है, मैं अगर स्टार्ट करूं थोड़ा सा, 1978 1 जनवरी 1978 1978 में मंडल कमीशन आयोग का गठन किया गया और उसकी अधिसूचना जारी हुई थी 1978 में, जब मैं 10th में पढ़ता था। मेरी उम्र अभी 58 साल है, रिटायर हो गया हूँ हरियाणा के, क्योंकि 58 साल में रिटायर होते हैं, मारुति से रिटायर हुआ हूँ। तो सन 78 में मैं 10th में था। वहां से लेकर के जब ये इसकी अधिसूचना जारी हुई तो दिसंबर 1980 को मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट, उस समय के ज्ञानी जैल सिंह जी जो गृह मंत्री होते थे कांग्रेस की सरकार में, उनको अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1980 में सौंप दी मंडल कमीशन ने। उस रिपोर्ट को संसद में 1982 में 1982 में रखा गया, पेश किया गया, और वो रिपोर्ट फिर ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 1989 को जब लोकसभा का इलेक्शन आया तो जनता दल जो वीपी सिंह के अध्यक्षता में बनी थी, चल रही थी, उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये बोला कि अगर हम आएंगे तो मंडल कमीशन को लागू करेंगे, सिफारिशों को लागू करेंगे। और जब वो जीत के आए 1989 के लोकसभा के इलेक्शन में, 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने इसकी रिपोर्ट को लागू किया, जो आज पूरे 30 साल हो रहे हैं। इस 30 सालों में मंडल कमीशन की जो भी सिफारिशें लागू की गई थी, उनमें से 1 या 2 ही लागू हुई थी, और उसका भी बुरा हाल है। जहां ओबीसी कहते हैं कि 52% है, और आंकड़ों के हिसाब से 1931 की अगर जनगणना के हिसाब से देखते हैं तो ये 52% थे। पहली बात तो उसको 27% का ओबीसी आरक्षण दिया गया, जो कि अपने आप में ही गलत है, बहुत ही कम उसमें है। जैसे ही ये वीपी सिंह सरकार ने इसको लागू किया, उस समय जो सरकार थी वो तो वैसे भी जानी थी, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया गया। देशव्यापी दंगे फसाद हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उसकी जो सूचना थी मंडल आयोग की, वो 13 अगस्त 1990 को उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। उसके अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया गया, और इसके बाद में जो अभी तक की जर्नी है, उस जर्नी से शायद ओबीसी को कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। उसके कारण बहुत सारे बताए गए कि हम अपनी अपनी जातियों के झंडे लेकर चलते हैं, जो कि ये गलत है। हमारी अगर वर्ग की बात करते हैं तो हम ओबीसी वर्ग में आते हैं, और ओबीसी की ही लड़ाई है। हम सब ओबीसी है, उसमें किसी जाति से कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम यही मान लें कि लोग ओबीसी वर्ग में है और ओबीसी की बात करेंगे तो उससे ही ज्यादा लाभ। जी 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 जी, ये बात आपने सही कही कि जो है ओबीसी में आती है सभी जातियां, और इनको हम ओबीसी मानते हैं, लेकिन उसका संगठित प्रयास जो है अभी तक हुआ नहीं है। इस बात पर जो है आपका क्या कहना? क्योंकि एक जो संगठित लड़ाई होनी चाहिए थी ओबीसी की अपना हक अधिकार लेने के लिए, जो जितनी जातियां जैसे मंडल कमीशन ने 6,743 जातियों को आइडेंटिफाई किया था, और उन 6,743 जातियों को आरक्षण न दे करके 1998 जातियों को आरक्षण कोर्ट ने दिया। तो इस तरह से बहुत सारी जातियां अधिकार वंचित रह गई, उनको आरक्षण से बाहर हो गई। तो धीरे धीरे उसमें कुछ आई, आज जो है 2060 के करीबन जो है वो जातियां उसमें शामिल हो गई है। तो इस बात को आप जारी रखिए। आखिर ये हुआ कैसे, कारण क्या है इसका? जी लगता है कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा। जी प्रजापति जी। एक तो बहुत बड़ा कारण दिखाई देता है कि हम जितने भी ओबीसी के लोग हैं, और हम आगे अब आ रहे हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं चर्चा कर रहे हैं, तो उन लोगों ने वास्तव में, ओबीसी के लोगों ने वास्तव में इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी। ये वीपी सिंह सरकार ने चुपके से हमें दे दिया है, आराम से दे दिया है। उन्होंने हमारी जनसंख्या को देख के दिया। 340 आर्टिकल लिखी हुई थी अम्बेडकर जी ने, उन्होंने दे दिया। तो अम्बेडकर जी ने, पेरियार साहब ने, उसके आगे भी काम चलते रहे,
वीपी सिंह सरकार ने दे दिया। वास्तव में ओबीसी ने कोई अपनी कुर्बानी ओबीसी के इस आरक्षण के लिए नहीं दी है। अब समय आ गया है कि इस आरक्षण को किस तरह से बचाया जाए। तो सही समय अब है। अब ना वीपी सिंह सरकार है, ना अम्बेडकर जी है। अब ओबीसी को समझना चाहिए, जो बहुत सारे ओबीसी भक्ति में चले जाते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ओबीसी एक ऐसा वर्ग है जो पैसा कमाता है और लुटाता है। किसी भी चीज को देखेंगे हम, सही मायने में ओबीसी को ना मंदिर से फायदा होता, ना मस्जिद से फायदा होता। सही मायने में तो उसको शिक्षा से फायदा होता है, और शिक्षा ओबीसी से दूर जाती दिखाई दे रही है। जो लोग अभी तक स्टैंड कर पाए हैं, बहुत कम लोग हैं, उनसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं होती तो किसी भी वर्ग का ज्यादा लाभ नहीं मिलता। वर्ग को लाभ दिलाने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये आरक्षण की लड़ाई जो जोड़ दी गई है कि गरीबों से या आरक्षण कोटे से, तो उससे नहीं है। ये वास्तव में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जैसे कि आज अमेरिका में भी देखते हैं, वहाँ भी प्रतिनिधित्व है, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, वहाँ भी प्रतिनिधित्व है, और जहाँ भी हमारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन 5 सीटें हैं शायद वहाँ की, उनका प्रतिनिधित्व है। तो उसी तरह से ओबीसी 52% है, उनका सही मायने में प्रतिनिधित्व होता, संविधान की मूल धारणा को ध्यान में रखा जाता, तो उससे ज्यादा लाभ होता। सही मायने में तो देना चाहता है, और ओबीसी को इकट्ठा होना अभी तक आया नहीं है। ओबीसी वर्ग में ध्यान रखे, तुम आओ। मैं फिर आऊंगा आपके पास सर, फिर आऊंगा मैं प्रजापति जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैसे अभी इस समय वर्तमान में जो बीपी शर्मा कमेटी के आधार पर जो है आरक्षण में जो लगा क्रीमिलेयर है, उसको बढ़ाने की बात हो रही है। जी सर, प्रजापति जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी डॉक्टर। हाँ सुन रहा हूं। जो आज जो है ओबीसी आरक्षण में जो क्रीमिलेयर लगा था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर क्रीमिलेयर लगाया गया था, वो संविधान में तो कहीं चर्चा में है नहीं, लेकिन फिर भी वो हम ढो रहे हैं। और आज वो जो है उसमें कृषि से आय और सैलरी से आय को जोड़ करके 12 लाख किया जाने की योजना बनाई जा रही है। तो एक तो ओबीसी का प्रतिनिधित्व आज तक हो नहीं पाया, और ऐसा करने से यदि कृषि से बनने वाली आय और सैलरी से बनने वाली आय, यदि उसको दोनों को जोड़ दिया जाएगा और उसकी सीमा 12 लाख कर दिया जाएगा, तो ओबीसी का बहुसंख्यक जो वर्ग है वो उस क्रीमिलेयर के दायरे में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा एक तरह से। तो जो है इस पर मैं आपके विचार करना चाहता हूँ। जी जी, इसको क्या करना चाहिए? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 93 में जब ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो उसी समय जो हमारा क्लास 1 था और क्लास 2 में जो लोग थे उनको तो उसी समय लगभग काट दिया गया था। बहुत बड़े लोग जो है उनके बच्चे लाभ पा रहे हैं। इसके बाद देखा कि हमारा जो सी क्लास है, जिसमें हमारे प्राइमरी के अध्यापक आते हैं, चपरासी आते हैं, वो देखा कि उनके बच्चे भी जो है अब आईएएस में आ रहे हैं और ऊपर की सर्विस में आ जा रहे हैं। रिक्शा चालक के बच्चे आ जा रहे हैं। इनको कैसे जो है, एक किसान के बच्चे आ जा रहे हैं, इनको कैसे जो है हटाया जाए। तो इसके लिए एक बीपी शर्मा की कमेटी जो है बना, और इस कमेटी ने जो संविधान की मूल मंशा है, मूल मंशा पूरे संविधान के किसी आर्टिकल में ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्थिक आधार पर कोई जो है आरक्षण दिया जाए, केवल सामाजिक और शैक्षणिक आधार जो है लिखा हुआ है। परंतु बीपी शर्मा कमेटी ने उसको जो है आर्थिक आधार की तरफ जो है ढकेल दिया। मैं पहले बता दूं कि पहले इसमें बेईमानी हो रही थी। कैसी हो रही थी कि जो क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है, उस क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट में नीचे जो है जो अभ्यर्थी को भरना होता था, वहां पर लिखा रहता था सकल आय या मतलब कुल आमदनी, जबकि उसके ब्रैकेट में लिखना चाहिए था कि खेती और नौकरी की आमदनी छोड़ करके। तो ये एक भ्रमात्मक जो है स्थिति पैदा हुई, और न हमारा तहसीलदार इसको जानता था, न कोई एसडीएम जानता था, न किसी की ट्रेनिंग दी गई थी। और हमारे विद्यार्थी जो है, जो लाभार्थी थे, वो अपने खेती की आमदनी, पिताजी की आमदनी, सारी आमदनी जो है उसमें भर देता था, और पता लगा उसने लिख दिया कि 9 लाख, वो क्रीमिलेयर में आ गया, जबकि वो सी क्लास का चपरासी का बेटा है। परंतु फॉर्मेट जो है यूपीटी ने इस तरीके से डिजाइन किया था धोखा देने के लिए, जो है
कि उसमें सकल आमदनी जो है लिख दी, जो है ग्रॉस इनकम लिख दी, जबकि ग्रॉस इनकम उस सर्टिफिकेट के नीचे नहीं लिखनी चाहिए थी। तो ऐसी बेईमानियां जो है अभी तक, जब इसको उठाया गया कमीशन में जो है, तो पता लगा उन्होंने कहा इसका आधार ही बदल दो। अब ये लोग समझदार हो गए हैं, अब तो ये सर्टिफिकेट जो है क्रीमी लेयर का ठीक से बनेगा, तो इसका आधार ही चेंज कर दो। तो जिस कमेटी को क्रीमी लेयर निर्धारित करने की जो समिति थी, उसमें कई लोग थे, बड़े बड़े जज थे, जो उन्होंने क्रीमी लेयर निर्धारित किया था, उसके स्थान पर एक ऐसे आदमी को जो हमसे संबंधित नहीं है, जो ओबीसी से संबंधित नहीं है, जो अपर कास्ट का है, जो उनके हितों को जानता है, उसको लेकर के, और 15 दिन में उसने बिना अध्ययन के जो है अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर, और वो कुछ आकर के ये कहीं ना कहीं से अच्छी मंशा नहीं है, और इसको आर्थिक आधार पर जोड़ने के लिए जो है आरक्षण को पूरी तरह से नेस्तानबूत करने के लिए जो है ये एक तरीका है। और अगर ये हो जाता है तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वैसे भी कोई मतलब नहीं रह गया है। वैसे भी सर ये जैसे एक सवाल यहीं से जुड़ा हुआ, इसी से जुड़ा हुआ है सर। प्रजापति जी, एक सवाल और जुड़ा हुआ है इसी से। जैसे ये शर्मा कमेटी का गठन किया, देखिए हमारे संविधान में संवैधानिक तरीके से जो है पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बनी थी ओबीसी वेलफेयर के लिए, जिसके गणेश सिंह जी जो चेयरमैन थे हैं अभी भी, उसकी रिपोर्ट, और जी उनकी रिपोर्ट ने उन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया। और उसी के साथ साथ हमारा जो है संवैधानिक आयोग बना है, जो जिसे कहते हैं एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बना हुआ है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को दरकिनार करके, पार्लियामेंट्री कमेटी को दरकिनार करके बीपी शर्मा को बैठाया गया। आखिर ये जो है सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहती है सरकार, इस पर थोड़ा सा जो है कुछ करिए। जो है हमारे एक देश के बहुत बड़े सामाजिक नेता ने जो है बहुत पहले जो है कहा था कि हम आरक्षण को जो है ऐसा कर देंगे कि वो किसी काम लायक नहीं रह जाएगा। जब इसको आर्थिक आधार पर कर देंगे, उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि एक चपरासी है और वो स्वीपर है, के घर में जो है उसकी बीवी जो है झाड़ू लगाती है, वो भी झाड़ू लगाता है, और उनको दोनों को सरकारी उसमें जो है, और 20 साल बाद आप समझ लीजिए कि उनकी जो सैलरी होगी जो है वो निश्चित तरीके से जो है 12 लाख को क्रॉस कर जाएगी, और वो स्वीपर है। सामाजिक दृष्टि से उसका कोई जो है आज भी जो है उसका कोई जो है सम्मान नहीं है, और उसका बच्चा अगर कहीं जो है आईएएस में आ भी जाते हैं लोग जो है, या डॉक्टर्स में जो है चयन हो रहा होता है, तो वो पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से जानबूझकर एक तो पढ़ने के लिए जो है शिक्षा पद्धति को ही बदल दिया है, इसके साथ वो भी एक हिस्सा है आरक्षण का, ये शिक्षा पद्धति को चेंज किया जा रहा है। जो पढ़ सकते हैं, जिनके दांत हैं, उनको जो है चने खाने को नहीं दिया जा रहा है, और जिनके दांत ही नहीं है उनको झुंझुना दिखाया जा रहा है कि हमने इसको जो है 12 लाख कर दिया। ये तो जो है बिल्कुल एक तरीके से नेस्तानबूत करने की बात है, और अभी तो ओबीसी छीनी जा रही है, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर। मैं अब रोहिला सर की तरफ चलना चाहता हूँ। रोहिला जी जो है अभी प्रजापति जी कह रहे हैं इस बात को, जो खेती की आमदनी, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, एक सवाल उठाया जो सर्टिफिकेट बनवाया जाता है डीओपीटी का, जो ऐसा सर्टिफिकेट बना दिया गया था जिसमें ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, अधिकारियों को समझ में नहीं आया। इस विषय पर जो है थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। देखिए, खेती की आमदनी को तो वैसे भी हमें जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको इनकम टैक्स से भी फ्री किया हुआ है, खेती वालों को प्राथमिकता देने के लिए जब इनकम टैक्स में नहीं जोड़ा, उनको हर तरह की छूट दी गई है, तो उसको क्रीमी लेयर के अंदर जोड़ने का क्या मतलब बनता है? खेती की इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं वापस आता हूँ, रामकिशन जी ने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया था कि हमारे को राजनीतिक भागीदारी जब तक नहीं मिलती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं राजनीतिक भागीदारी पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं हरियाणा के सामाजिक न्याय मोर्चा था भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रदेश का महामंत्री था, और मुझे पता लगा कि भाजपा के अंदर सिर्फ मोर्चे की वैल्यू होती है, जो प्रपोस्ट होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने बीड़ा उठाया कि मैं इसको ओबीसी मोर्चा बनवा के रहूंगा।
प्रोफेसर साहब, मैं अकेला आदमी था। जी, मैंने पूरे हिंदुस्तान के करीब 12 स्टेट्स के अंदर संपर्क करके और दिल्ली के भाजपा कार्यालय के अंदर सभी लोगों को बुलाया और वहां पे करीब 100 आदमी इकट्ठा हुए जो वहां के हर स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके साथी थे। वो आए, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हमारे दिलों में जो आग लगी हुई थी, आपने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, बड़ा अच्छा लगा। हमने वहां पर प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास करने में राजकुमार सैनी जी भी वहां पर मौजूद थे, वो पार्लियामेंट में थे, उनको भी बुला लिया गया। तो सभी लोगों के दस्तखत कराए गए। करीब 10-12 स्टेट के ये कागज आज भी मौजूद है। आप देखिए, दूसरे नंबर पर राजकुमार सैनी के दस्तखत है। जी जी, सभी स्टेट के लोगों के मैंने दस्तखत करा करके अमित शाह को ये कागज दिया। तो उसके बाद उन्होंने 2 महीने के बाद ओबीसी मोर्चा डिक्लेयर कर दिया और उसके अध्यक्ष एसपी सिंह बघेल को बना दिया। जी जब जी, मैं जी, 2 महीने के बाद एसपी सिंह बघेल जी को मिला तो उन्होंने एक बड़ी दुख भरी बात हमें बताई। वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी भी पावर नहीं है कि मैं अपनी कमेटी का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी लगा सकूं। इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना के बिठा दिया और जिस वक्त उनकी ताजपोशी हो रही थी अध्यक्ष जी की, तो वहां पर एक बड़े संगठन मंत्री भाजपा के, उन्होंने ये कहा कि हम ये ओबीसी मोर्चा इसलिए नहीं बना रहे थे, हमें ये डर है कि ये मोर्चा 52% का मोर्चा है, कहीं ये पार्टी से बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम इसको मोर्चा नहीं बना रहे थे। हमारे दबाव में उन्होंने मोर्चा बनाया और मोर्चा बनाने के बाद आज हालत ये है कि उस मोर्चे को कोई अधिकार नहीं है। जो राष्ट्रीय मोर्चा है, जो सेंटर की बॉडी है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, उसके पूरे पदाधिकारी नहीं है और एक अध्यक्ष बना के बिठा दिया गया है। ये हालत ये पार्टियां करती है। मैं भाजपा का सब कुछ देख चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस का भी यही हाल है। ये पार्टियां देने वाली नहीं है। सिर्फ हमारे संगठन, हमारे जो संगठन है, वो जितना जोर शोर से सड़कों पर आंदोलन करेंगे, जितना जोर शोर से सरकार की नाक में दम करेंगे, तभी आपको कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जी एलबी शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो आपको, तो मैं आपसे भी एक विचार जानना चाहता हूँ। जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी, ये तो आप जो है कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति के जो है आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, तो आपका क्या योगदान है इस विषय को आगे करने के लिए? जी जी, आपका माइक जो है फट जी, आपका माइक फट जाएगा। जी देखिए सर, सही बात है कि मंडल कमीशन लगे हैं, मतलब आज 30 वर्ष पूरे हुए हैं। आवाज उनकी मिल रही है। देखिए प्रजापति जी, अभी आप तैयार रहिएगा। मैं शर्मा जी से सवाल पूछूंगा। अभी रोहिला जी ने एक बहुत बढ़िया बात बताई कि पूरे स्टेट में घूम कर जी ने कहा, जी हाँ, जो रोहिला जी ने कहा, शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये कोष्टक है। हमारी जो है उसको कोष्टक में बंद कर दिया जाता है जी, और ताकि वो अपनी एनर्जी जो है दिखा न सके। तो सबसे बड़ा जो कोष्टक बनाया जाता है, जो प्रकोष्ठ जिसको कह रहे हैं रोहिला जी, हमारे लोगों को चाहिए प्रकोष्ठ में नहीं जाना है, हमको जो है वो बातचीत करनी है। प्रकोष्ठ का मतलब तो आपको जो है बंद कर रखा है। तो ये समस्या है। जो हमारी समस्याएं हैं आरक्षण की, उनके समाधान के लिए एक तो जो नियम है उनको समझना है, दूसरा क्रियान्वयन में जहाँ जहाँ गड़बड़ी हो रही है उसको भी हमें पकड़ना है। और जैसा रोहिला जी ने कहा था कि हमको अभी हम लोग जो है, मैं प्रजापति हूँ तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपनी ही जात का हूँ, जबकि गहराई से अगर अध्ययन करें तो प्रजापति और जो नाई केवट बेसिक और फिर आगे बढ़ते चले जाइए तो ये सारा जो है एक ही वर्ग है, एक ही जो है इसकी जड़ मूल जो है एक है। इस करने लगा, कल कोई करने लगा, कोई कहीं रहने लगा। इस चीज को हमको समझाना है और हमको अपने लोगों को ये भी समझाना है कि इस देश में अगर कोई साइंस या कोई टेक्नोलॉजी है जो है अगर कोई विकसित की है तो हमारे ओबीसी के और विशेषकर जो मोस्ट बैकवर्ड है, अगर लिपि का विकास हुआ तो किसने किया? अगर जो है
अक्षरों का अंकों का विकास हुआ, 1 2 3 4 अंक। आपको मालूम होना चाहिए जो गड़रिया समाज है उसके ही अंकों का विकास किया और किसी ने नहीं किया। कहते हैं 0 का विकास भारत में हुआ, अरे भारत में किस जात ने किया? वो सारे जो है हमारे जो मोस्ट बैकवर्ड के लोग हैं उन्होंने किया सारा विकास, ये सब ने किया, वो भी हम लाना है। और ये के जो है सब मूल है जो है, इनको इकट्ठा होना है और इनके लिए जो है जो इनकी समस्याएं हैं समस्याओं को इकट्ठा होना है और होना है युवाओं। प्रजापति जी थैंक यू सर। मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ आपको। शर्मा जी से मैं एक सवाल पूछूंगा। अभी रोहिला जी ने एक बात बताई थी कि जो है ऐसा प्रकोष्ठ बना दिया जिसका जवाब प्रजापति जी ने भी दिया है। आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो कमेरा वर्ग है, ये जो इंजीनियर आर्टिजन वर्ग है, इसको एकदम से दरकिनार किया गया। रोहिला जी ने एक बात बताई है कि हमने पूरे देश भर में घूम करके जो है ना एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था में जब आया तो किसी दूसरे को बैठा दिया गया और उसकी कोई आवाज नहीं बन पाई। इस विषय में आपका क्या कहना? जी सर, ये जो अभी तक चल रहा है ना, सब कुछ जितने भी देखते हुए चल रहा है, हम सब एक ओबीसी वर्ग की बात करें जो छोटी छोटी जातियों की बात ना करें। और अब धीरे धीरे सड़कों पे आना पड़ेगा, रोहिला जी ने बोला है। और उस पे सड़कों पे आने के लिए 4-5 दिन पहले भी एक मीटिंग हो रही थी और शायद आज भी वो जो चर्चा चल रही है कि हम जितने भी लोग हैं ओबीसी के, जैसे अभी जो संसदीय कमेटी बनी हुई थी गणेश सिंह जी के चेयरमैनशिप में, उन्होंने 112 बीजेपी के 112 एमपीज को जो लेटर लिखे हैं वो तो लिखे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों ने कुछ ने लेटर लिखे हैं, कुछ ने ओपन लेटर नहीं लिखे हैं। तो हमारे सबकी ओबीसी समाज की जिम्मेदारी होती है जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के एमएलए एमपी, चाहे वो बीजेपी के हो या दूसरी पार्टीज के हो, हम लोग उनको हमने वोट दिया है उनको अप्रोच करें, उनको हम मीडिया के सामने आकर के एक्सपोज करें, अपने वीडियो पे सामने करवाए, बताइए आप गणेश जी को कमेटी को अपील करते हैं या नहीं करते हैं। तो उनके पास 2 ही ऑप्शन होगी, या तो वो बीपी सिंह शर्मा की कमेटी की बात करेंगे या गणेश जी की बात करेंगे। गणेश जी की जब बात करेंगे, सारे एमएलए एमपीज पूरे देश के अंदर जहां जहां हमने वोट दिए हैं, जहां जहां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आज के टाइम में 4, 5, 10 लोग भी जाकर के उनका एक तरह से फोन करके पीसफुली घेराव करके उनसे पूछा जाए कि गणेश सिंह जी की जो संसदीय कमेटी है संसद के हिसाब से बनी है, आप उसके समर्थन में कितने प्रतिशत है। वो कोई भी आदमी नहीं बोलेगा मैं नहीं हूँ, बोलेंगे जी हाँ हम 100% है। तो जब अगर वो 100% है और अपने हाई कमान के सामने नहीं बोले फॉर एनी रीजन, तो हमारे पास तो डाटा आ जाते हैं ना सर। अब रही बात हमारे कोई लीडरशिप की, तो लीडरशिप जो जहां जहां जिस पार्टी में बैठे हैं, अगर उनको ये पता चल जाए कि भाई ओबीसी के सब लोग रोड पे आ गए हैं, सर लीडर्स को तो जनता चाहिए, हम जनता है, हमारी उनको जरूरत है, लेकिन उनको ये पता चल जाए भाई उस दिन कितने हजार लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आने वाले हैं। सर बिना बुलाए आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। कई जगह आपने देखा होगा बिना बुलाए अपोजिशन के लीडर जाते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। लेकिन हमारा जो तरीका है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे आज का तरीका हो रहा है। और कश्यप साहब बड़ा अच्छा चैनल बना करके काम कर रहे हैं, नेशनल चैनल पे तो आना बड़ा मुश्किल है ये डिबेट। तो इसमें हम अपने अपने प्रेशर एमएलए एमपी जो भी विधानसभा में है, ओबीसी के जो कैंडिडेट है, जैसे दिल्ली में 2 एमपी जो हमें दिखाई देते हैं वो ओबीसी के हैं, तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जब दिल्ली के 10-10 लोग जाकर के उनको फोन करके और एक दिन को 1 घंटे का टाइम लेकर के उनको मेमोरेंडम भी दिया जाए, फोटो भी लिया जाए और अपनी जो डिमांड है वो रखी जाए, ताकि वो एक तो मीडिया पे उनको हाँ या ना बोलना पड़ेगा, एक्सपोज तो होंगे ही होंगे। ना बोलेंगे तो जनता से वोट कैसे लेंगे, और हाँ बोलेंगे तो वो गणेश जी का समर्थन करेंगे, गणेश जी का समर्थन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओबीसी का समर्थन हो जाएगा। अगर सरकार के पास नहीं कर पा रहे। जी अब फिर मैं आऊंगा आपके पास, जो है अब समय समाप्ति की ओर है। मैं रोहिला साहब के पास चलना चाहता हूँ। रोहिला जी, कंक्लूजन की ओर हम बढ़ेंगे। अब एक राउंड कंक्लूजन का होगा। जो आज की ये जो डिबेट चल रही थी इसमें डिस्कशन हो रहा है, मंडल कमीशन के 30 वर्ष निष्कर्ष निकल के आ गया, आज भी उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। और जो है इसमें हम सब ओबीसी के जो संगठन है वो यूनाइट नहीं हो पाए और हम सब जो है
एक कार्य योजना बनाए। तो इसके संबंध में कंक्लूजन निकालते हुए आप 1 मिनट में जो है अपनी बात को रखेंगे। जी जी बिल्कुल कश्यप साहब, देखिए जी। न्यायपालिका हमें सपोर्ट नहीं करती, जी विधायिका हमें सपोर्ट नहीं करती ओबीसी समाज को, तो उसका जी इलाज सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे उतरना है। मैं जी आपको जी एक उदाहरण देकर बताऊं कि एक जी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था जी दलित समाज के जी खिलाफ जी कि जी गिरफ्तारी नहीं होगी, जी गिरफ्तारी बाद में होगी, पहले इंक्वायरी होगी। जी जी पूरा जी भारत बंद कर दिया था दलित समाज ने, और जी सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा था। जी जी तो आज का जो जमाना है सिर्फ संघर्ष का जमाना है। जो सड़क पे उतरेगा अपने काम करवा लेगा, जो सड़क पे जी नहीं उतरेगा, जो भीख मांगता रहेगा, उसको भीख मांग मिलने वाली नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। सड़क पर उतरे बगैर काम नहीं होने वाला है। मेरे दर्शक जो इस चैनल पर देख रहे हैं वो सब इस बात को ध्यान से सुने। ये बात कही है कि बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है, भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब समय आ गया, हम लोग सबको रोड पर उतरना होगा। जी प्रजापति जी, फिर मैं आपसे के पास कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलना चाहता हूँ। आदरणीय प्रजापति जी। जी माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी हाँ हाँ, जैसा कि रोहिला जी ने और शर्मा जी ने जो बात रख जी 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 लग रहा है माइक फंस गया है। हम अपने रोटी में ही उलझे हुए हैं, सड़कों में थोड़ा मुश्किल है, इसलिए सड़कों में लोग तभी आएंगे जी जब हम उनको जो है जी उनके घर में जा करके उनको समझाना पड़ेगा। हम केवल अपने कमरों से निकल करके, हालांकि अभी कोरोना है, कोरोना जी खत्म होते ही जो है हमको जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, मोहल्ले में जाना पड़ेगा, बस्ती में जाना पड़ेगा, समझाना जी पड़ेगा लोगों को, और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि केवल ये आरक्षण एक मुद्दा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 1000 साल की जो लड़ाई थी जो है वो इधर 2 सालों में जो है हार चुके हैं हम। जो हम 1000 साल से जीतने की जो स्थिति में थे, हम हारने की स्थिति में पहुंच गए हैं। जी इसको तभी बचाया जा सकता है जब हम लोगों के पास जाएं, अन्यथा कोई चारा इसका है नहीं। और विशेषकर इसमें सबसे ज्यादा फिर मैं कहूंगा कि जो हमारा अति पिछड़ा समाज है वो वास्तव में जो है अति पिछड़ा है, उसी के पास जाना पड़ेगा। समस्या भी उसी की ज्यादा है, और लोग पहुंच गए हैं, किसी न किसी तरीके से वो अपना आरक्षण नहीं मिलेगा तो अपने कर बल से या अपने लाठी डंडे के बल से या दिल्ली को बंद करके वो अपनी चीज को हासिल कर लेंगे। परंतु हमारा जो मोस्ट बैकवर्ड है जो है वो कैसे हासिल करेगा, हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना। जी 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 आपकी बहुत बहुत बात अच्छी बात कही। क्योंकि जो आज भी जो सबसे ज्यादा दर बदर जो है ये अति पिछड़ा समाज है, इस ओबीसी में जो है इसके पास कोई गया नहीं। इसके पास यही हम सबको मिलकर के इसके अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। शर्मा जी कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर आपका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी जी शर्मा जी। सर बहुत शॉर्ट में है, प्रजापति जी ने बोला था कि जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं, और जिसके पास चने है उसके पास दांत नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि ये क्रीमी लेयर लगा करके, खासतौर से बीपी शर्मा जी की जो असंवैधानिक रिपोर्ट है उसको प्रस्तावित को लागू करके, वो चाहती है जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अलग हट जाए। अगर उस आंदोलन से लोगों का फायदा नहीं होगा पढ़े लिखों का, तो वो आंदोलन नहीं करेंगे, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। अगर हमें अपने उन छोटे गरीब भाइयों का सबका भला करना है, पहले ही 27% कोटा नहीं भर रहा है, फिर तो जीरो हो जाएगा। तो हमें सबको यूनाइट होकर के सड़कों पे उतरना पड़ेगा, यूनाइट होकर के। और ओबीसी समाज ही ओबीसी है, कोई जाति नहीं है उसमें, सब जातियों को भूल जाना चाहिए। जी 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 थैंक यू सर। सर शुरुआत हम जो है रोहिला सर से हुए थे, तो अंत में हम समाप्ति की ओर भी रोहिला सर की ओर चलेंगे। ये पूरी डिबेट में जो है एक सवाल निकल करके आया है कि जो है कि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली है, उसे मिल लेना चाहिए। आंदोलन की ओर हमारा इशारा है, और उसके साथ साथ जो है कुछ प्रतिनिधित्व जो है हमारा है अभी तक जो है उसको बचाए रखने के लिए जो हमारे सांसद विधायक जो विधानसभा और लोकसभा में हैं उनको हम ज्ञापन दे, मेमोरेंडम दे, बीपी शर्मा की रिपोर्ट को पूर्णतः खारिज करें, गणेश सिंह जी की जो रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री की रिपोर्ट है वो लागू हो। ये सब चीज चर्चा के पीछे निकल करके आया। साथियों AIBC टीवी जो है हम जनता को जागरूक करने के लिए, अपने दर्शकों को जागरूक करने के लिए, ओबीसी को उनके हक अधिकारों को दिलाने के लिए, जिससे कि वो जान सके हमारे हक अधिकार क्या है, हमारा राइट क्या है, कहाँ हम फंसे हुए
ये रात दिन काम करता है। और इसी कड़ी में अब हम इस आज की डिबेट के लिए समाप्ति की ओर है। तो शुरुआत हमने रोहिला सर से किया था और हम अंत भी रोहिला सर के साथ धन्यवाद के साथ करना चाहेंगे। आदरणीय रोहिला साहब जी। जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसपे कि दूर दूर से पूरे भारत के लोग अलग अलग जगह से अपनी बात रख सकते हैं। जी, और जी, बहुत बढ़िया, आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। जी, 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 और मैं एक बात जाते जाते और बता दूं कि जो संजय भाटिया करनाल से एमपी हैं, जी, जी, ये 2014 के अंदर संगठन में हुआ करते थे। मैं इनसे मिला, मैंने कहा जी हरियाणा की आबादी करीब 42% है, तो आप कम से कम 10 टिकटों का इंतजाम पिछड़े वर्ग के लिए करें। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि आप तो अपने जो आपके अध्यक्ष हैं उसकी टिकट के लिए संघर्ष करें, आप 10 टिकटें कौन देगा आपको। जी, जी, ये जी, जवाब इन लोगों के हैं। तो मांगने से भीख नहीं मिलेगी, लठ उठाना पड़ेगा। लठ में बजाते जी, जी, थैंक यू वेरी मच। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आदरणीय प्रजापति जी का, शर्मा जी का और रोहिला साहब का और हमारे डीएसपी साहब का। तो डीएसपी साहब का कनेक्टिविटी पहले समाप्त हो चुकी थी और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमारी जी, 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 मजबूरी थी आपकी। तो मैं एक बार यही पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। जी, जी।